गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th मैथ्स के अंतर्गत आप लोग का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें हैं जिनको जानना पहले ज़रूरी है। आप सबसे पहले 11 में पढ़ चुके हो असमीका, समीकरण और असमीका में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख चुके हो। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले समीकरण। समीकरण किस प्रकार होता है आप जानते हो। उदाहरण के तौर पर 3x + 4y = 10, ये एक समीकरण है। अब देखेंगे हम असमीका। इक्वल टू के स्थान पर अगर छोटा का चिन्ह या बड़ा का चिन्ह लगे या छोटा बराबर बड़ा बराबर, तो उसे हम कहते हैं असमीका। जैसे उपरोक्त समीकरण में 3x + 4y = 10, इक्वल टू की जगह में छोटा का चिन्ह लगेगा। 3x + 4y < 10 या 3x + 4y < 10। तो बराबर की जगह में छोटा का चिन्ह आए या बड़ा का चिन्ह है तो वो कहलाता है असमीका। उसके साथ साथ छोटा बराबर का चिन्ह भी लग सकता है, बड़ा और बराबर का चिन्ह भी लग सकता है। अर्थात 3x + 4y = 10 मान लो कोई समीकरण है, तो इक्वल टू की जगह में छोटा या छोटा बराबर, बड़ा या बड़ा बराबर का चिन्ह लगता है तो वो असमीका कहलाता है। तो ये चारों असमीका है, ऊपर वाला समीकरण है। आशा है आप समीकरण और असमीका में अंतर समझ गए होंगे। अब हम अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। पहले कि रैखिक प्रोग्रामन क्या है, उद्देश्य फलन क्या है आदि। रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत रैखिक असमीकाओं की सहायता से वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रैखिक प्रोग्रामन किसे कहते हैं। दिए गए रैखिक असमीकाओं, जिन्हें व्यवरोध कहते हैं, रैखिक असमीका जो ऊपर बताए थे हम, उनको व्यवरोध के नाम से भी जाना जाता है, को संतुष्ट करते हुए एक रैखिक फलन का सर्वोत्तम वांछित मान। अब एक रैखिक फलन मिलेगा, उसका सर्वोत्तम वांछित मान या तो सबसे अधिकतम वाला मिलेगा या सबसे न्यूनतम। तो ब्रैकेट में आपको लिखा है अधिकतम या न्यूनतम। ज्ञात करने का एक विशेष प्रोग्राम निर्धारण करने की विधि रैखिक प्रोग्रामन कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या। यदि रैखिक फलन जो कि ऋणात्मक चरों के रैखिक असमीकाओं के समूह द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत हो का सर्वोत्तम वांछित मान, यहाँ तक तो सेम है ऊपर में जो देखे थे हम अभी। यदि रैखिक फलन जो कि ऋणात्मक चरों मतलब जो ऋण नहीं है, के रैखिक असमीकाओं के समूह द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत, प्रतिबंध वही है असमीका के अंतर्गत हो, और उसका सर्वोत्तम वांछित मान, सर्वोत्तम वांछित मान अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है। आगे अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने की समस्या रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है। ऊपर हम देखे थे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रैखिक प्रोग्रामन, और उस समस्या के हल करने को क्या कहते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, शॉर्ट में LPP। अब अगला टॉपिक है इष्टतमीकरण। इष्टतमीकरण, अधिकतम मान या न्यूनतम मान प्राप्त होना ही इष्टतमीकरण कहलाता है। तो इष्टतमीकरण समस्या क्या है, देखें आगे। व्यवहार की ऐसी समस्या जिसमें एक रैखिक फलन का रैखिक असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए सर्वोत्तम वांछित, वही सर्वोत्तम वांछित या तो अधिकतम या न्यूनतम, तो सर्वोत्तम वांछित को ही क्या कहते हैं, इष्टतमीकरण। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण डिटेल में, और दोनों को कहते हैं शॉर्ट में इष्टतमीकरण होता है, इष्टतमीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है उद्देश्य फलन। ऐसे रैखिक फलन जिसका अधिकतमीकरण करना हो या न्यूनतमीकरण, ठीक है,
किया जाता है रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। जिस फलन का हमको अधिकतमीकरण करना हो या न्यूनतमीकरण, उसको कहते हैं रैखिक फलन। उस रैखिक फलन को कहते हैं उद्देश्य फलन, या डिटेल में रैखिक उद्देश्य फलन। नेक्स्ट है सुसंगत या हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र भी कहते हैं इसे। ऐसा हल क्षेत्र रहेगा जो कि सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा, वो कहलाएगा सुसंगत हल क्षेत्र। डिटेल में रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी विरोधों, ऋणोत्तर चरों के विरोधों सहित निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र समस्या। उभयनिष्ठ क्षेत्र समस्या मतलब सब क्षेत्रों से घिरा हुआ जो ऐसा क्षेत्र है जो सब में कॉमन है, उसको कहते हैं सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र। ये सारे जो बिंदु देखें अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि उद्देश्य फलन किसे कहते हैं, इष्टतमीकरण समस्या किसे कहते हैं, रैखिक प्रोग्रामन क्या है, अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और यहाँ से पहले बता चुका हूँ एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, इसलिए सबको अच्छे से समझना है इसको। आलेख द्वारा यानी कि ग्राफ के द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न विरोधों के अंतर्गत। विरोध आपको दिया रहेगा 3 ठो 4 ठो 5 ठो अलग अलग विरोध दिए रहेंगे। विरोध मीन्स पहले बता चुका हूँ असमीका, तो कुछ असमीका नीचे दिया है, देखिए x + y < 50, ये एक विरोध है या एक असमीका है। वैसे आपको 3-4 असमीका ऐसे दिए रहेंगे, तो अन्य समीका दिए हैं। तो इस प्रकार से मान लो इस क्वेश्चन में 4 असमीका दिए हुए हैं और एक फलन दिया रहेगा z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अधिकतम मान पूछा जाएगा या न्यूनतम मान पूछा जाएगा, दोनों को निकालने का तरीका एक ही है। आप मेथड अच्छे से समझें तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आलेख के द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न विरोधों के अंतर्गत। 4-5 विरोध दिए रहेंगे और z दिया रहेगा एक फलन 4x + y और इसका अधिकतम मान निकालना है। ये 4 विरोध दिए हैं, उनको हम मान लेते हैं समीकरण 1 2 3 4। तो ये ऊपर असमीका 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर ये छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम समीकरण बोलते। अब ये चारों क्या हैं, असमीका, जिनको कि विरोध के नाम से भी जानेंगे। यहाँ इसका हल विरोध 1 के संगत सरल रेखा का समीकरण, जो विरोध 1 दिख रहा है उसको सरल रेखा के समीकरण में चेंज करेंगे और x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो असमीका 1 विरोध 1 समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, x + y। ये जो छोटा बड़ा या खाली छोटा खाली बड़ा का चिन्ह है उसको हम इक्वल टू में बदलेंगे। समीकरण बनाना है मतलब इक्वल टू, क्योंकि लिखे क्या है हम, विरोध 1 के संगत सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा के समीकरण में हमेशा यहाँ पे इक्वल टू होगा, समीकरण होगा, ठीक है। और छोटा बड़ा रहता है तो वो असमीका कहलाता है। तो असमीका को हम किस में चेंज करेंगे, समीकरण में। इसको नेक्स्ट दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो पहले नंबर के विरोध को समीकरण में चेंज कर दिए। अब इस समीकरण को हल करेंगे और x y का मान प्राप्त करेंगे, संभावित मान। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y मिलेगा, y का मान रखेंगे तो एक x मिलेगा। जैसे x का मान 1 रखते हैं तो y 49 होगा, 2 रखते हैं तो 48 होगा, तो x का मान कुछ भी रखेंगे तो y मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हम 2 चर का रहेगा तो क्या करेंगे, x को 0 रख देंगे। x 0 रख दो तो y क्या मिल गया, 50, और y को 0 रख दो तो y को 0 रखेंगे तो x 50। ये सबसे सरल तरीका है। अब दूसरा कोई लोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए 0 लेना है। x 0 रख देना, y मिल जाएगा, y 0 रख देंगे x। अगर आप x 1 रखोगे तो भी चलेगा, x 1 रखेंगे तो y 49, और y अगर 10 रखते हैं तो x 40, ठीक। तो उसके बजाय ये रखना ज़्यादा अच्छा है, x एक बार 0 रख देना, y एक बार 0 रख देना। इससे क्या पता चला कि बिंदु क्या क्या मिले, एक पहला बिंदु मिला 0 50 और दूसरा 50 0। अब हमको पता है कि कोई भी सरल रेखा असंख्य बिंदुओं से गुजरता है, तो हम केवल 2 बिंदु पता किए हैं और ढेर सारे बिंदु हैं। तो अब क्या कह सकते हैं कि अतः सरल रेखा, ये जो एक सरल रेखा दिख रहा है x + y = 50, वो कौन से बिंदु से गुजर रहा है,
0, 50, 0, 50 और दूसरा बिंदु आपको दिख रहा है उससे गुजरती है। अब हम बच्चों इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को ग्राफ में बनाएंगे, यानी कि इस रेखा को ग्राफ में बनाएंगे, जो कि आप पिछले क्लासेस में देख चुके हो, 11वीं में 10वीं में भी। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यह एक ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो एक्स अक्ष में हम 10, 20, 30, 40 ऐसा प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर को 10, फिर 1 सेंटीमीटर 20, 30 इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि अभी जो आपका टेबल ऊपर मिला था उसमें 0 से 50 तक का लेना है। तो यहाँ तक 50 आराम से आ जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है तो इसको क्या लेंगे हम, 20, 40, 60, 80 इस प्रकार से। तो पैमाना आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे। अब हम दिए गए रेखा को बनाएंगे। अब ऊपर वाले टेबल को देखिए, ऊपर वाले टेबल में क्या मान मिला था हमको, ये 0, 50, 50, 0, यानी पहला बिंदु था 0, 50 और दूसरा 50, 0। तो इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में हम बनाएंगे। एक बिंदु है 50, 0, मतलब x का 50, y का 0। तो x का 50 ये यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लेंगे, इस बिंदु को, ये बिंदु क्या है 50, 0। उसी प्रकार से 0, 50 कहाँ होगा, y अक्ष में होगा। तो 0, 50 यानी ये वाला बिंदु होगा जो 50 पे है। ये बिंदु क्या कहलाएगा, 0, 50। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे और एक रेखा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ये दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, आपको एक रेखा दिखाई दे रहा है। ये रेखा बन गया पहला वाला रेखा। तो एक कटान बिंदु दिख रहा है, 50, 0 से जा रहा है रेखा, और दूसरा 0, 50 से। यहाँ पे हम बगल में लिख सकते हैं 0, 50। इस बिंदु का निर्देशांक 0, 50, इसका 50, 0। और ये रेखा कौन सा है, x + y = 50। तो यहाँ पे हम बगल में लिख सकते हैं ये है x + y = 50। इस रेखा का नामकरण हो गया, पहला रेखा बन गया। पहला ब्योरोत से पहला रेखा बना लिए हम। उसी प्रकार से अब दूसरे ब्योरोत से दूसरा रेखा बनाएंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे कि ये रेखा तो बन चुका। अब इस रेखा का ये नीचे वाला भाग हल क्षेत्र है कि रेखा का ऊपर वाला भाग हल क्षेत्र है, ये पता करेंगे। तो ये 11 में देख चुके हो, असमीका वाले चैप्टर में कैसे पता करते हैं। सोचिए कि हल क्षेत्र इस रेखा के नीचे तरफ होगा कि इस रेखा के ऊपर तरफ होगा, मतलब मूल बिंदु के तरफ होगा कि मूल बिंदु से उल्टे तरफ होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से निर्देशांक 0, 0। तो हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन में 0, 0 रख के देखेंगे। अगर वो सत्य है, ठीक है, तो नीचे वाला क्षेत्र होगा, और असत्य है तो ऊपर वाला क्षेत्र होगा। कैसे निकालेंगे देखें। असमीका 1 में मूल बिंदु 0, 0 रखेंगे और देखते हैं कि वो सही आता है कि गलत आता है। तो जैसे असमीका क्या था, x + y <= 50 था। अब यहाँ पर रखते हैं 0, 0। x की जगह हम भी 0, y की जगह हम 0। तो ये 0 + 0 <= 50, यानी कि 0 50 या 50 से कम है। अब बताइए कि ये सत्य है कि असत्य है। ध्यान से देखें क्या कह रहा है इसमें, 0 50 से छोटा या बराबर है, दोनों में से कोई एक ना। छोटा, इसको पढ़ते क्या है, छोटा या बराबर। तो जानते हो कि 0 क्या होता है, 50 से छोटा होता है, यानी कि सही है। तो बगल में लिखेंगे जो सत्य है। अर्थात मूल बिंदु को हमने रख के देखा तो सत्य आया, इसलिए क्या कहेंगे, अतः मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होगा। जिस तरफ मूल बिंदु है उस तरफ उस रेखा का हल क्षेत्र होगा। जैसे चित्र में देखते हैं हम, जैसे ये देखें, अब इस रेखा के नीचे मूल बिंदु है और इस रेखा के ऊपर मूल बिंदु नहीं है, तो रेखा के ऊपर हल क्षेत्र नहीं होगा, रेखा के नीचे हल क्षेत्र होगा, क्योंकि मूल बिंदु इधर आ रहा है। तो अब हम कैसे शो करेंगे चित्र में, इस रेखा के इस तरफ एरो, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो यहाँ पर इस रेखा के मूल बिंदु की तरफ एरो का निशान लगाएंगे किनारे में, इस किनारे में भी और उस किनारे में भी। तो यहाँ पर हम एरो का निशान लगा दिए। ये एरो का निशान क्या शो कर रहा है
कि इस रेखा का हल क्षेत्र नीचे की ओर है। सेम काम करना है बच्चों दूसरे व्यवरोध के लिए, और फिर ऐसा ग्राफ बनाएंगे, एक रेखा मिलेगा और उसका हल क्षेत्र पता करेंगे फिर कि मूल बिंदु की तरफ है कि दूसरे तरफ है। तो सेम काम आप कर लेंगे, उसको दोबारा मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरी रेखा के लिए भी हम, दूसरे असमीका के लिए भी हम सेम काम करेंगे। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। अब सेम काम व्यवरोध 2 के लिए भी करेंगे बच्चों। तो व्यवरोध 2 के संगत सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? 3x + y = 90। असमीका क्या था? 3x + y <= 90 था। तो <= को इक्वल टू में चेंज करेंगे, रेखा बनाएंगे तो असमीका रहेगा तो छोटा बराबर और समीकरण रहेगा तो बराबर। तो ये एक समीकरण बन गया इस व्यवरोध के अंतर्गत सरल रेखा का समीकरण। फिर यहाँ से भाई x एक बार 0 रखेंगे तो y मिलेगा, y 0 रखेंगे तो x मिलेगा। जैसे x 0 रख देते हैं तो y = 90 और y को 0 रख देते हैं तो 3x = 90। तो x = 90/3 यानी 30। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु यहाँ से ही प्राप्त होगा। पहला बिंदु हो जाएगा 0 90 और दूसरा बिंदु हो जाएगा 30 0। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला रेखा हम ग्राफ में बनाएंगे। फिर जैसे कि पहले रेखा के लिए किए थे वैसे दूसरे रेखा के लिए करना है, और फिर देखेंगे कि वो मूल बिंदु के तरफ वाला है कि मूल बिंदु से दूसरे तरफ है। तो फिर वही असमीका नंबर 2 में अब फिर 0 0 रखेंगे, जैसे असमीका 1 में 0 0 रखे थे वैसे। तो यहाँ 0 0 रखेंगे तो देखते हैं कि 0 <= 90 यानी कि सही है कि 0 90 या 90 से छोटा होता है। तो दोनों में से एक सही होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के बराबर। तो 0 90 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो सत्य है। अतः क्या कहेंगे? मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला क्षेत्र ही हल क्षेत्र होगा। अगर बच्चों देखो यहाँ पे 0 आया है, मान लो ऐसा आता, यहाँ पे मान लो आता 100 और ऐसा आता, 0 आ गया हमारा, लेकिन कैलकुलेट करके मान लो 100 आता, तो 100 90 और 90 से छोटा होता है क्या? 90 के बराबर या 90 से छोटा होता है? तो 100 ना तो 90 के बराबर होता है ना 90 से छोटा होता है। तो ऐसा आता तो क्या लिखते? जो असत्य है लिखते, अगर किसी क्वेश्चन में आता तो सत्य असत्य कब है आप समझ गए? तो ये वाली बात आती तो असत्य है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आया नहीं है ये, अगर आता तो ये असत्य लिखती। तो कब सत्य कब असत्य ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस व्यवरोध के अंतर्गत जो सरल रेखा मिला उसका हम ग्राफ बनाते हैं। वो भी इसी ग्राफ में बनाएंगे जो पहले ग्राफ में रेखा बना चुके हैं। तो देखिए x अक्ष में 30 तक गया है तो ठीक है, और y अक्ष में 90 तक गया है। तो 90 तक गया है तो देखिए हम 70 तक किए हैं तो आगे और बढ़ा देते हैं। 70 के बाद ये 80 और फिर ये 90, ठीक है। आगे आप और ज़्यादा है तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ये ग्राफ गया। अब इसमें दूसरे रेखा को बनाएंगे। तो दूसरे रेखा के बिंदु अभी हम देख चुके हैं, क्या है? एक है 30 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया 30 और 0, 30 और 0 x अक्ष में आएगा। और दूसरा बिंदु क्या मिला है? देखो 0 90 मिला है शायद, तो यहाँ पे देखिए 0 90, तो 0 90 को y अक्ष में बनाएंगे। तो 0 90 यानी ये बिंदु 90 वाला बिंदु ये है, इसका निर्देशांक क्या होगा? 0 90, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये एक बिंदु है जो कि एक छोटा सर्कल दिखा देंगे तो स्पष्ट दिखेगा। अब ये दोनों को मिला लेते हैं हम, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसको भी मैं रेडिंग से खींच रहा हूँ। ये आपका दूसरा रेखा बन गया बच्चों, ठीक है। ये दूसरा रेखा बना। यहाँ पर हम इसका समीकरण लिख देंगे जिस समीकरण का बना है। तो ये दूसरा रेखा का समीकरण क्या है? 3x + y = 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस रेखा में कि ये रेखा कौन सा है? 3x + y = 90। तो ये दोनों रेखा बन चुका। अब दूसरा रेखा के लिए भी बात करते हैं। अभी दूसरा रेखा के लिए भी मूल बिंदु को चेक किए कि मूल बिंदु के तरफ उसका हल क्षेत्र आ रहा है कि दूसरी ओर। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि मूल बिंदु के तरफ आ रहा है क्योंकि सत्य निकला था। तो यहाँ पर भी एरो किधर रहेगा? इस सेकंड रेखा में। देखो ये आपका पहला रेखा है ये, और ये दूसरा रेखा है जो बना है। पहला दूसरा सुविधा के लिए लिखा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा रेखा भी मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र है। तो इस किनारे में एरो लगाएंगे, यानी ये शो कर रहा है कि मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र है, और उस किनारे में भी एरो लगाएंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से लगा ली हमने। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की ओर आ जाओ बच्चों। ये असमीका 1 था। असमीका 1 का संगत सरल रेखा बनाए और ग्राफ में रेखा बनाए। फिर असमीका 2 का संगत सरल रेखा बनाए और ग्राफ बनाए। ठीक है, अब नंबर है तीसरा और चौथा का। तो तीसरा क्या दिखा रहा है? केवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है x 0 और 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक। x धनात्मक है और y धनात्मक है। तो x और y दोनों धनात्मक किस चतुर्थांश में होते हैं? आप जानते हो 4 चतुर्थांश होते हैं, चारों में धनात्मक कौन सा कहलाएगा? जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, तो ये पहला चतुर्थांश क्या होता है? x का धनात्मक, देखो x का धनात्मक ये होता है, x का ऋणात्मक ये, y का धनात्मक ये, y का ऋणात्मक ये। तो x का और y का दोनों का धनात्मक कौन सा है? देखो x का धनात्मक और y का धनात्मक, यानी कि पहला चतुर्थांश। तो जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका मतलब क्या कहना चाहता है? प्रथम चतुर्थांश में आपको हल क्षेत्र खोजना है। ठीक है, तो प्रायः सभी क्वेश्चन में प्रथम चतुर्थांश का ही रहेगा। ठीक, तो अब आगे ग्राफ में बनाते हैं हम। अब हम हल क्षेत्र को रेखांकित करेंगे। हल क्षेत्र कौन सा है देखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 इसके और इसके बीच में होगा। मतलब कौन सा हिस्सा? यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये पहला चतुर्थांश है। ये x का धनात्मक, ये y का धनात्मक, ये पहला चतुर्थांश। मतलब इस पेन से नीचे हल क्षेत्र नहीं होगा और इस पेन के बाएं साइड में हल क्षेत्र नहीं होगा। तो इधर हल क्षेत्र नहीं है, है ना? ठीक है, तो हल क्षेत्र किस में आएगा? y अक्ष के दाहिनी ओर बोल रहे हैं प्रथम चतुर्थांश, मतलब y अक्ष के दाहिनी ओर और x अक्ष के ऊपर, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। अब उसके अंतर्गत भी देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 प्रकार का दिख रहा है। देखो, ये एक क्षेत्र, ये एक क्षेत्र, ये एक क्षेत्र और ये एक क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है जो कि दोनों रेखाओं को भी संतुष्ट करता है, दोनों रेखाओं के दोनों प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है? तो अब देखेंगे, ये जो पहला रेखा है, पहला रेखा के इधर हल क्षेत्र है, निकाल चुके हो। मतलब पहला रेखा के उधर वाला हिस्सा तो आएगा नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा हल क्षेत्र नहीं है। इस पेन के इधर वाला हल क्षेत्र है, मतलब ये आने की संभावना है। ठीक है, और ये आने की संभावना है, ये वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला। अब दूसरा रेखा का, इस रेखा के इधर मतलब ये वाला नहीं आएगा। देखो, पहले वाला रेखा में ये आ रहा था, लेकिन दूसरे रेखा में ये नहीं आ रहा है, तो दोनों आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ऊपर वाला सेकंड में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा था। तो आप समझ गए, ध्यान से देखो। फिर ये वाला एरिया, ये जो मैं लाल कलर से रेखांकित कर रहा हूं, यही क्या है? सभी शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक, ये वाला किसको संतुष्ट कर रहा है? केवल एक ठो को, केवल ये रेखा, इस रेखा के इधर आ रहा है खाली अकेला, इस रेखा के इधर में नहीं हो। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, मैं जहाँ पे पेन रखा हूँ, देखो, इस रेखा का हल क्षेत्र नहीं है, लेकिन इस रेखा का हल क्षेत्र है, क्योंकि इस रेखा के नीचे तरफ आ रहा है वो, लेकिन इस रेखा के नीचे तरफ नहीं आ रहा है, इसलिए ये हल क्षेत्र नहीं है। केवल रेखा नंबर 1 को ही संतुष्ट कर रहा है ये। और ये ऊपर वाला, ये केवल रेखा 2 को संतुष्ट कर रहा है। देखो, रेखा 2 के इस तरफ हल क्षेत्र है, मूल बिंदु की तरफ बोले हो, मतलब इस रेखा के लेफ्ट साइड। ठीक है, और पहले रेखा में नहीं आ रहा है, तो ये हिस्सा पहले रेखा में आ रहा है, पहला रेखा का हल क्षेत्र है, लेकिन दूसरे का नहीं। ये दूसरे का है, लेकिन पहले का नहीं। और ये तो दोनों का नहीं है, ये तो ना तो पहले रेखा का है ना दूसरे का। तो ये जो रेखांकित वाला भाग है, यही क्या कर रहा है? पहले रेखा और दूसरे रेखा के हल क्षेत्र को संतुष्ट कर रहा है। देखो, ये रेखांकित वाला पहला रेखा के इस तरफ है, देखो ये, और ये दूसरा रेखा के भी इस तरफ है। ठीक है, और एक्स अक्ष के ऊपर होना चाहिए और वाई अक्ष के दाहिनी ओर होना चाहिए। तो ये लाल कलर का जो दिख रहा है, यही आपका हल क्षेत्र है। अब बच्चों, हम इनका कटान बिंदु या कोणीय बिंदु निकालेंगे। देखो, कितने जगह में कट रहा है ये जो रेखांकित क्षेत्र है, जो लाल कलर से मैं रेखांकित किया हूँ, इसके कितने कोने हैं? देखो, ये एक कोना है O, तो O का मूल बिंदु तो पता है 0 0। ये है एक कोना जिसका निर्देशांक है 30 0।
ये एक कोना है जिसका निर्देशांक नहीं पता है, इसका निर्देशांक अभी हम खोजेंगे। और इसका निर्देशांक पता है 0, 50। इसमें कितने कोणीय बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 में से 3 का निर्देशांक पता है, इस चौथे का निकालना है। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 को हल करेंगे, जो 10वीं में पढ़ चुके हो आप। रेखा 1 और रेखा 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से या बीजगुणन से, जिस विधि से भी जानते हो। तो इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान मिलेगा कुछ, उसको यहाँ रख देंगे। तो हल करके दिखाते भी आगे देखिए। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ये पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा है। इसको हल करेंगे तो ये y समान दिख रहा है, तो हम घटा देंगे माइनस, तो सब जगह माइनस लग जाएगा। ये y कैंसिल, तो x माइनस 3x यानी माइनस 2x इक्वल टू 50 ऋण 90 यानी ऋण 40। तो ऋण 2x बराबर ऋण 40। तो इससे हम x निकाल लेंगे, ऋण ऋण कैंसिल, तो 2x बराबर 40। तो x बराबर 40/2, 40/2 यानी 20। तो x का मान आया 20। अब इस x के मान को ऊपर वाले समीकरण में रख दो या नीचे में, तो y का मान आ जाएगा। तो इसको रख के देखना, y मिलेगा आपको 30। अच्छा, ऊपर हम जो देखे हैं रेखा 1 और 2, चित्र में हम रेखा 1 और 2 लिखे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या हो, समीकरण नंबर 3 और 4 है। तो चाहोगे तो आप 1 और 2 को हल करने पर लिखे हैं, इसको आप लिख लोगे 3 और 4 को हल करने पर। 3 और 4 भी शायद उसको मान लिए हैं, 1, 2, 3, 4। तो 5 और 6, ये 5 और ये 6। इक्वेशन अपने हिसाब से दे सकते हो। तो रेखा 5 और 6 को हल करने पर या समीकरण 5 और 6 को हल करने पर। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, आप समीकरण का नाम कुछ भी दे सकते हो ना। आपको चित्र को समझाने के लिए मैं इसको एक पहला रेखा दूसरा रेखा बोला हूँ। पहला रेखा का समीकरण वही है, समीकरण 5 से बना है ये, और समीकरण 6 से बना है। तो x का मान अगर 20 रख दो यहाँ, तो y 50 ऋण 20 यानी 30। तो y का मान मिल गया 30। अतः कटान बिंदु क्या मिल गया? 20, 30। तो आप चित्र में शो कर सकते हो यहाँ पर, ये हो गया 20, 30। ये बिंदु भी मिल चुका। अब इसके इस हल क्षेत्र के चारों बिंदु मिल गए, 1, 2, 3, 4। 4 ठो कोणीय बिंदु है कहा जाता है इसका। हम इन कोणीय बिंदु को नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। ये बिंदु O है, इसको A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिया और इसको C। तो O, A, B, C 4 ठो बिंदु हैं, चारों का निर्देशांक भी चित्र में दिखाई दे रहा है। अतः चित्र में जो दिखाई दे रहा है रेखांकित भाग, छायांकित भाग, वो ABC, वो हल क्षेत्र है। उनके बिंदुओं को देख चुके हैं, कितने कोने हैं, वो कोणीय बिंदु कहलाएंगे। और उद्देश्य फलन Z क्वेश्चन में दिया हुआ है, Z इक्वल टू 4x + y। अब ये 4x + y का अधिकतम मान आपको पता करना है। तो कोणीय बिंदु क्या है? O, A, B, C हो सकता है, और क्वेश्चन में 5, 6, 7 बिंदु भी मिल सकते हैं। उनका निर्देशांक चित्र में दिया है। मूल बिंदु का 0, 0, A का 30, 0, B का 20, 30 और C का 0, 50। अब 0, 0 रखते हैं यहाँ पे, x का 0 और y का 0 रखो तो टोटल हो जाएगा 0। तो z का मान क्या मिला यहाँ पर? 0। उसी प्रकार से इन मानों को भी रखेंगे, 30 और 0 रखो, यहाँ 30, 30 चौक 120 धन 0 यानी 120। वैसे इन दोनों का भी निकाल लेंगे। अब z का मान निकल गया। अब देखते हैं इसमें अधिकतमीकरण करने के लिए कहा गया, तो सबसे अधिक मान कौन सा है? ये है अधिकतम। अगर आपको न्यूनतमीकरण करने के लिए बोलता तो यहाँ पे लिखते हैं हम न्यूनतमीकरण, मतलब न्यूनतम। तो आपको बोला था कि z का अधिकतम मान निकालिए, अतः z का अधिकतम मान 120। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार बच्चों 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका रैखिक प्रोग्रामन से रिलेटेड ये, तो इसका अभ्यास अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप बनाओगे।